नमस्कार, मैं संजय सन्यम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, आज सूर्य नगरी जोधपुर में हूं और जैसा कि आपको मालूम है कि जोधपुर की कई शख्सियत से आपका परिचय, मुलाकात डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ के माध्यम से मैंने आप तक करवाई है। आज आप जिस चेहरे को देख रहे हैं, हो सकता है आपके लिए चेहरा नया है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ये चेहरा जाना पहचाना है, क्योंकि इस शख्सियत के साथ राजनीतिक अपनी प्रतिभा, राजनीतिक अपनी दूरदर्शिता, राजनीतिक नेतृत्व क्षमता और उसके साथ साथ सामाजिक क्षेत्रों में बराबर की भागीदारी दोनों जुड़े हुए हैं। आज हमारे साथ सीधी बात में प्रदीप गंग साहब हमारे साथ हैं और जैसा कि मैंने कहा कि शख्सियत राजनीतिक है, यानी कांग्रेस की विचारधारा से हैं, पूर्व पार्षद हैं, लेकिन बात राजनीति की नहीं करेंगे। हम आज बात विशेष रूप से इनसे करेंगे सामाजिक विषयों पर, सामाजिक विसंगतियों पर। सबसे पहले प्रदीप भाई साहब, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। और अब प्रदीप भाई साहब, मैं ये चाहूँगा कि समाज में समृद्धि आ रही है, समाज में आयोजनों की भरमार हो रही है, लेकिन समाज में कहीं ना कहीं विसंगतियों के दरवाजे भी बहुत बड़े पैमाने पर खुल रहे हैं। जो सेवा कार्य दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, क्या वो सेवा कार्य उस रूप में संपादित हो पाते हैं? क्या हमारा समाज कहीं आडंबर और पाखंड के चक्रव्यूह में तो नहीं फंस गया है? प्रदीप भाई साहब, सवाल कड़ा है, लेकिन आप तो राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं, कड़वे सवालों का जवाब भी दे सकते हैं। और समाज की विसंगतियां जब कड़वी है तो फिर सवाल मीठे कैसे हो सकते हैं? प्रदीप भाई साहब, आपने जिस विषय को टच किया है जी, ये बहुत ही जटिल विषय है। इस पे मैं दोनों पहलू पे बात करना चाहूंगा कि आपने जैसा फरमाया कि आडंबर और दिखावा बहुत ज्यादा है, पाखंड। जी, लोग जब सेवा का काम करते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं जो नाम के लिए करते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना आर्थिक सहयोग देकर अतिश्री कर लेते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में सेवा को मानव सेवा के रूप में समझकर निस्वार्थ भाव से वो सेवा करते हैं। ऐसे विरले पुरुष आज इस समय में कम है। आपका मानना, आपका आकलन भी वास्तविक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि नगण्य है जी। काफी मात्रा में ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से मानव सेवा से सीधे जुड़े हुए हैं जी, जीव जंतु की सेवा से सीधे जुड़े हुए हैं जी, और वो अपना नाम कतई नहीं चाहते हैं। ऐसे लोग भी हैं, लेकिन कम होंगे। लेकिन कम इसलिए नजर आते हैं कि अधिक संख्या में दिखावा करने वाले लोग, उनकी भरमार है। भरमार भी नहीं कह सकूंगा, सोशल मीडिया पे ज्यादा प्रचारित होने वाले लोग हैं, और वो लोग जी, जो सोशल मीडिया पे ज्यादा प्रचारित होते हैं वो वास्तविकता उनकी कुछ और होती है। क्यों कि जो काम करने वाले लोग हैं वो न अपने नाम के लिए प्रिंट मीडिया के पास जाता है, न वो किसी सोशल मीडिया का मोहताज रहता है जी। वो अपने काम में ध्यान देता है और वास्तविक सेवा को अपने मन में सोचा रखता है। गंग साहब, इसमें मेरा एक सवाल है, सोशल मीडिया में प्रचार का माध्यम, आपको क्या नहीं लगता कि जो अच्छे लोग हैं उनका भी प्रचार होना चाहिए ताकि लोग उनसे प्रेरणा ले, युवा वर्ग उनसे प्रेरणा ले? इसमें मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो वास्तविक सेवा करने वाले पुराने लोग हैं जी, वो आज के इस जमाने में थोड़े से काफी पीछे हैं जी। समय सोशल मीडिया का बहुत अभी चल रहा है। तेज चल रहा है और कम समय में इसने बहुत तेजी पकड़ी है। जी, इसलिए वो जो पुराने ख्यालात के लोग, पुराने संस्कार के लोग और जो वास्तविक सेवा करने वाले लोग हैं वो इस प्रतिस्पर्धा की कड़ी में वो पीछे अपना ही रह चुके हैं जी। इसलिए जो सोशल मीडिया पे ज्यादा दिखावा करते हैं और जो लोग सेवा को भी एकमात्र अपना शौकियाना साइड का कार्य मानते हैं जी, उनके कारण समाज में विसंगति भी बढ़ रही है और समाज का नाम भी कई कई जगह हल्का हो रहा है। हल्का हो रहा है। प्रदीप भाई साहब, एक बहुत बड़ी विसंगति पर मैं आपसे आज चर्चा करना चाहूंगा, जिस पर अब तक मैंने चर्चा नहीं की है।
अक्सर देखा जा रहा है कि युवा दिल जब जिंदगी के नए सफर की शुरुआत करते हैं, पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, जिंदगी के नए सफर की शुरुआत करते हैं और कुछ ही महीनों में, साल भी नहीं गुजरते, कुछ ही महीनों में उनके दिल टूटते हैं, परिवार टूटते हैं, दरारें आती है और फिर वो युवा कहीं ना कहीं हीन भावना के शिकार भी हो जाते हैं। क्या सामाजिक क्षेत्र में ये पहल नहीं होनी चाहिए कि इस तरह के अगर रिश्ते टूट जाएं तो कानून तक न जाएं, आपस में जिनकी भी गलती हो उन्हें समझाया जाए, परिवार को टूटने से बचाया जाए? क्या समाज इन पे कार्य नहीं कर सकता? समाज को अवश्य ऐसे कार्यों में पहल करनी चाहिए। मेरा यह मानना है कि जो आजकल रिश्तों में जो दरार आपसी समझ से कम होने के कारण, संस्कार के कारण और कई मायने में जो नई पीढ़ी है वो नई पीढ़ी समय के हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ने के लिए जो एक शिक्षा तक की सीमित रह जाती है, अन्य कार्य से नहीं जुड़ पाते हैं, सामाजिक कार्य से नहीं जुड़ते हैं जी। और वो अपने बुजुर्गों के साथ में अपना दिनचर्या का कुछ समय है वो व्यतीत नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनमें संस्कारों की कमी आ जाती है। मेरा मानना है कि जिस परिवार में आज भी बुजुर्ग लोग हैं उस परिवार में संस्कार अभी तक कायम है, और जिसमें नए बच्चे पढ़ लिख कर बाहर चले जाते हैं और फिर उनकी जो वैवाहिक बंधन में बनकर वो परिवार से अलग रहते हैं, उन बच्चों में ये वारदात ज्यादा होती है, सामंजस्य की कमी बढ़ जाती है। परिवार के साथ रहने से सामंजस्य की दूरियों को बुजुर्गों द्वारा पाटा जा सकता है, दूर किया जाता है। यह निश्चित रूप से आपका कहना ठीक है कि आज के समय में जो ये विवाह के विच्छेद जो हो रहे हैं और ज्यादा संख्या में हो रहे हैं जी, ये नहीं होने चाहिए। इसके लिए समाज में एक ऐसे बुजुर्गों का, ऐसे समझदार, ऐसे कमेटी बननी चाहिए उन लोगों की, समझदार लोगों की जो सकारात्मक रूप से दोनों की तरफ से सकारात्मक सोच रखते हुए न्यूट्रल बात कर उनमें सामंजस्य को स्थापित कर सके। ऐसे लोगों को समाज में इस कठिन कार्य में आगे आना चाहिए। इसकी जरूरत बहुत ज्यादा महसूस करता हूँ, ज्यादा जरूरत है और समाज में महसूस करता है, लेकिन ऐसे लोग इस विषय को पूरा समझ नहीं पा रहे हैं और उसमें अपनी पहल करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि समाज के ऐसे मजबूत और ऐसे सशक्त लोग आगे आए, मोजिज लोग आगे आए और इस कार्य में अपने आप को लगा दें कि दो परिवार के टूटने से उनकी सोच और सूझबूझ के कारण वो बच जाए और किसी की जिंदगी खराब नहीं हो, परिवार खराब नहीं हो और किसी के मानसिक और शारीरिक शोषण ना हो। बिल्कुल, इस बात के लिए अवश्य ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। बिल्कुल, ये समाज के लिए, सभी समाजों के लिए, मैं किसी एक समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी समाजों के लिए विषय जा रहा है। और प्रदीप भाई साहब भी बोल रहे हैं तो किसी एक समाज के लिए नहीं बोल रहे हैं। हमारी चर्चा सभी समाजों के परिप्रेक्ष्य में है और सभी समाज कहीं ना कहीं इस विकृति से ग्रसित हैं। आवश्यकता है समाज के मोजिज लोग, बड़े बुजुर्ग, जिनका समाज में एक नाम रहता है, जिनके नाम के आगे थोड़ी सी लोगों का मन में एक लिहाज रहता है, वो मोजिज लोग और समाज के इंटेलेक्चुअल लोग मिलकर के एक ऐसी टीम बनाएं जिसमें महिलाओं की भूमिका विशेष महत्वपूर्ण है। महिलाएं उस टीम में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि लड़की से बात कैसे की जा सकती है, उसके दिल की था कैसे ली जा सकती है, ये काम एक महिला बखूबी कर सकती है। तो इस तरह से पुरुष और महिलाओं की मोजिज एक टीम सभी समाजों में बने और समाज में जब भी दाम्पत्य बंधन टूटने की बात किसी भी परिवार में आए तो वो परिवार सबसे पहला विषय उस कमेटी को दे दे, ताकि वो विषय फिर कानून में पहले न जाए, कोर्ट केस में न जाए। समाज उसे समझाने की, सुलझाने की और समस्या को समाधान करने की कोशिश करे। एक बहुत बड़ी विकृति है कि यहाँ पर पैसों के लेन देन की बात भी बहुत बड़ी होती है।
और यहाँ पर समाज की भूमिका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई घटनाएं ऐसी होती है जिसमें इस तरह की वारदातें सिर्फ वर पक्ष से, लड़के पक्ष से पैसा लेने के लिए होती है। कंग साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? सही कह रहे हैं। पैसे की बात के कारण ये विवाद और अधिक बढ़ते हैं। इसका मूल कारण है कि कानून में 490A एक ऐसी धारा है जी, जिसके अंतर्गत मन में जब एक दूसरे के प्रति विश्वास खत्म होता है तो सीधी कानून धारा का आड़ लेकर जी 498 का और एक पक्ष अपने आप को मजबूत साबित करने के दृष्टि से दूसरे पक्ष को कमजोर समझकर उसका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करता है। इसलिए आप ठीक कह रहे हैं कि उसमें 498 में सबसे पहले देश का मुकदमा जो लगता है उसमें लेन देन की बात सर्वप्रथम आती है जी। लेकिन सरकार ने इस कानून में कुछ परिवर्तन कर अभी महिला थानों में स्पष्ट तौर से ये निर्देशित किया गया है कि वहां पहले वर वधू का आर्बिट्रेटरी हो, आर्बिट्रेटरी के माध्यम उनको आपस में संदेश कराकर मामले को सुलझाया जाए और उस आर्बिट्रेशन के बाद में मामला नहीं सुलझता है तब वो न्यायोचित रूप से 498 लगाकर आगे की कानून कार्रवाई विस्तृत की जाए। ऐसा राजस्थान सरकार ने भी नियमों में संशोधन किया है। मैं इस कदम को अच्छा मानता हूँ। जी जी जी। इससे 498 के मामले कम हुए हैं और पुलिस की भूमिका उसमें अच्छी रह रही है। बिल्कुल, ये स्वागत योग्य है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे कैसे समाज में कुछ ऐसे लोगों को आगे आकर इन बातों से जो जोर जबरदस्ती कर जी लेन देन के मामले में किसी को मजबूर कर जी उसको इतनी व्यवस्था दिला देता है कि वो इस बात को सोचने के लिए मजबूर होता है कि चाहे मेरे पास पैसा है या नहीं है, मुझे लोन लेना पड़े, पड़ोसी से लेना पड़े, रिश्तेदार से लेना पड़े, लेकिन मेरे को इस मुसीबत से मुकाबला करने के लिए यह राशि अदा करनी ही होगी। तो इन मजबूरियों का कोई दुरुपयोग नहीं करे, इसके लिए समाज के कुछ लोगों का आगे आकर इसमें पहल करनी चाहिए जी। और उनके पहल करने से कुछ मामलों में जब ऐसा अच्छा कार्य होगा तो दूसरे जो अपने आप को ये देश के बारे में मजबूत दिखाकर जो पहल करते हैं उनमें कमी आएगी और परिवारों का बंधन जो है वो टूटने से बच जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, परिवारों का बंधन, जो रिश्तों का बंधन होता है वो टूटने से बच जाएगा। और इसके लिए अक्सर हम सरकार की बात करते हैं, अक्सर हम कानून की बात करते हैं। ठीक है, उनकी अपनी भूमिका है, लेकिन बात जहां से शुरू होती है अगर वहीं पर रोग का समाधान हो जाए तो शायद ऑपरेशन की नौबत ही ना आए। उस बात को वहां तक ले जाएं क्यों? ये जिम्मेदारी है समाज की, ये जिम्मेदारी है समाज के मोजीज लोगों की, ये जिम्मेदारी है समाज के उन तथाकथित लोगों की जो दावा करते हैं कि वे समाज के सुधारक हैं, जो ये दावा करते हैं कि वो समाज में सेवा भावना से काम करते हैं। मैं उनके दावे को नकारता नहीं हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन जब इतनी बड़ी विसंगति मुंह बाएं खड़ी रहती है तब सच पूछिएगा मैं सवाल भी करता हूं। और ये सवाल तभी प्रदीप सिंह गंग के साथ हमने किया है। ये विषय मैंने पहली बार इतनी गंभीरता से उठाया है और मुझे विश्वास है कि प्रदीप सिंह गंग जैसे युवा, सक्रिय, क्रियाशील और ऐसे कर्मठ जो व्यक्ति हैं वो इस बात को सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रखेंगे, वे अपने अपने क्षेत्र में इस बात को आगे ले जाएंगे और कम से कम जोधपुर और जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में ऐसी घटनाएं न हो, इस बात की कोशिश की जाएगी। व्यूअर्स, मैंने अपने अतिथि के विचारों से आपको अवगत करा दिया, लेकिन मैंने अपने अतिथि का पूरा परिचय ही नहीं दिया और ये शुरुआत में देना बनता है, लेकिन कई बार कुछ चीजें चेंज करनी पड़ती है। जब कार्यक्रम के बीच में एड का टाइम होता है, विज्ञापन आता है कि हम जा रहे हैं
आ रहे हैं बस। लेकिन हम कहीं नहीं जा रहे, हम आपके साथ हैं। लेकिन अब पहले हमारे अतिथि से, श्रीमान प्रदीप जी कंग से, उनके व्यक्तित्व के बारे में हल्की सी जानकारी मैं उन्हीं के मुख से सुनना चाहूँगा। जोधपुर के लोगों, जोधपुर के आसपास के लोगों तक की बात नहीं है, और सिर्फ ये जैन समाज की बात नहीं है, क्योंकि जो सुयोग्य लोग होते हैं, कर्मठ व्यक्ति होते हैं, वो समाज में किसी एक समाज से जुड़े जरूर होते हैं, लेकिन वे सभी समाजों के होते हैं। प्रदीप भाई साहब, सबसे पहले एक संक्षेप में आपका परिचय हमारे व्यूवर्स तक जाना चाहिए। मैं राजनीतिक क्षेत्र के हिसाब से जी। पूर्व में नगर निगम का जोधपुर का पार्षद रह चुका हूँ जी। मेरा जब चुनाव 99 में मैंने लड़ा, उस समय वार्ड संख्या 26 था जी। और मेरे एरिया मोती चौक से लेकर कबूतर चौक, भीतरी बागों का आधा हिस्सा, बहुत बड़ा एरिया, आधा हिस्सा जी मेरे चुनाव का आता था। अब तो उसके 2-3 वार्ड बन गए होंगे। अब उसके करीब 4 और 5 के बीच में वार्ड बन चुके क्या हैं। बात है, क्या बोली गई होगी उस वक्त। वोटर्स का बहुत स्नेह था जी। बुजुर्गों का आशीर्वाद था और मेरी माता शक्ति का भी मुझे बहुत आशीर्वाद प्राप्त हुआ जी। इसमें मेरे दादाजी जी, जिनका अभी स्वर्गवास हुआ है 9 तारीख को, नमन करते हैं सबसे पहले हम स्वर्गीय मधुमती जी गांग साहब, जी। जो एक सेवा के पर्याय थे, जिन्होंने मानव सेवा के पर्वतों के रूप में अपनी सभी समाज को सेवाएं दी हैं। तो क्या अब आपकी प्रेरणा की स्रोत वही है? मेरी प्रेरणा के स्रोत अवश्य मेरे दादाजी हैं। जी। मैंने राजनीतिक जीवन के साथ साथ जो सामाजिक जीवन में शुरुआत की, मैंने मेरे दादाजी मधुमती गांग की प्रेरणा से ही वो शुरुआत की। जी। जब मैं उनको देखता था, हम एक ही घर में रहते थे, जब मैं उनको सेवा के कार्य में देखता था तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि वो कितने कठिन परिश्रम, क्या सोच थी उनकी, और कितनी सोच के साथ वो कार्य करते हैं। जी जी जी। उनको देखते देखते मेरे मन में भी ऐसे विचार उठने लगे और मैं अपने आप को राजनीति के साथ साथ सामाजिक क्षेत्रों में जोड़ने की कोशिश करता रहा, बिल्कुल। जो बहरहाल अभी तक जारी है। मैं मधुमती गांव की सेवाओं की थोड़ा जिक्र करूं तो जोधपुर का सामाजिक ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके घर में कोई कमी हुई हो और उसका दाह संस्कार, अंतिम क्रियाक्रम मधुमती गांव के हाथ से न हुआ हो। बहुत ऐसा बहुत बड़ी बात है। बिरला पुरुष समाज में नहीं, जोधपुर शहर में कम देखने को मिलते हैं। खुशी में तो जिसमें सब से साथ रहते हैं, लेकिन गमी में जो एक साथ हमारे आते दादाजी हैं, वो मधुमती बड़ी गांव बात थे। है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नमन करते हैं, नमन करते हैं, बिल्कुल। सर, आपका किसी बैंक, आप तो मैं जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक हाँ के डायरेक्टर के रूप में 3 बार चुनाव लड़कर उसमें विजयश्री हासिल की और 17 साल तक मैं जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक का एज ए डायरेक्टर के मैंने कार्य किया। जी जी जी। फिर मैंने सामाजिक शुरुआत की। उसके बाद में मैंने प्रथम हमारी जैन समाज की सर्वोच्च संस्था ओसवाल सिंह सभा, उसके तहत हमारी एजुकेशन कमेटी, शिक्षण समिति, सरदार ग्रुप ऑफ स्कूल की, जी। उसके सचिव के रूप में मैंने चुनाव लड़ा। उसमें मैंने सबसे कम उम्र में समाज के बुजुर्गों और युवाओं के माध्यम से, उनके आशीर्वाद से, सहयोग से मैंने उस चुनाव में जीत हासिल की। जी। उसके बाद उसी एजुकेशन कमेटी का मैं 3 बार लगातार चुनाव लड़कर सचिव पद पर निर्वाचित हुआ और मैंने 17 साल तक सरदार ग्रुप ऑफ स्कूल के सचिव पद पर कार्य कर अपनी जितनी भी बिल्कुल सक्षमता थी उनको सामाजिक लोगों के साथ में शेयर किया जी। और उनके सुख दुख में भागीदार बना। जी जी। उसके पश्चात मैंने हमारे ओसवाल सिंह सभा की एक संस्था जो जैन छात्रावास है, उसके सचिव पद का मैंने चुनाव लड़ा, जहां पर मैं अभी बैठा हूँ। जहां आप अभी बैठे हैं। जी 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 जी। मैं इसी पद पर चुनाव लड़कर जीत के आया और ये फिर सौभाग्य मुझे सामाजिक लोगों ने दिया, एक दायित्व दिया, एक जिम्मेदारी दी, ये समझकर कि सामाजिक कार्यों में हमारा प्रयास रहता है और सकारात्मक सोच के साथ रहता है। जी जी जी। इस जिम्मेदारी के साथ में मैं यहाँ अभी कार्य कर रहा हूँ और आपके साथ अभी बैठा हूँ।
बिल्कुल, संक्षेप में परिचय है। इनके बारे में हमने जो सुना है, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, राजनीतिक जितने भी संदर्भ होते हैं, उन सब में भाई साहब अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जहां पर जिम्मेदारी है वहां जिम्मेदारी बड़ी सजगता के साथ, बड़ी तल्लीनता के साथ और बड़ी निष्पक्षता के साथ, संवेदनशीलता के साथ वो जिम्मेदारी निभाते हैं। जब ये परिचय हमारे पास आया तब हमने सोचा कि जोधपुर के एक हमारे लिए नए चेहरे, आपके लिए भी नया चेहरा हो सकता है, जोधपुर वासियों के लिए पुराना चेहरा होगा, जाना पहचाना चेहरा होगा। तो हमने सोचा है कि हमने पहले कुछ चेहरों से आपकी मुलाकात करवाई थी, इस कड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इसलिए आज हमारे साथ थे श्रीमान गंग साहब। और व्यूअर्स, मुझे खुशी हुई है कि जब ऐसे ऊर्जा और सेवाभावी व्यक्तित्व के साथ और कड़वे सवालों का जवाब जिनसे मिलता है उनके साथ मिल बैठ करके बात होती है, तब वाकई में साक्षात्कार का भी कुछ मजा होता है, सुनने वालों को भी मजा आता है। मुझे विश्वास है आप भी इसका आनंद निश्चित रूप से ले रहे होंगे। प्रदीप भाई साहब, इंटरव्यू को समापन के मोड़ पर ला रहा हूं, कोई विशेष संदेश हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहेंगे जोधपुर की धरती से, आपके छात्रावास की इस भूमि से? मेरा एक छोटा सा संदेश जी यही देना चाहूंगा कि अभी एक प्राकृतिक विपदा जिसका नाम कोविड-19 जी के नाम से पूरी दुनिया में ये महामारी आई हुई है। जी इस महामारी को सभी राजनीतिक पार्टियां, सभी डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, सामाजिक संस्थाएं, कार्यकर्ता जी 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 बहुत ही बखूबी इसमें कोविड से लड़ने के लिए बिल्कुल अपनी भूमिका का कोरोना निर्वहन कर रहे हैं। जी 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 कोरोना कैसे दूर रहे, लोगों का बचाव उससे कैसे हो, लोगों की जिंदगी उसमें न जाए, बिल्कुल सुरक्षित रहे जी, और हम अपने के साथ साथ परिवार को, समाज के लोगों को और जोधपुरवासियों को किस तरह बचा सके, इसमें हमने पिछले साल भर राजस्थान सरकार के मुखिया हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब के कुशल नेतृत्व में हम सब ने मिलकर यह काम किया। उसी का नतीजा है कि राजस्थान में कोरोना बिल्कुल बहुत सही स्थिति में सबसे कम रहा, बिल्कुल नगण्य स्थिति में रहा। जी जी और आज भी उनकी सूझबूझ और सक्रियता के कारण वो दोबारा जब कोरोना का भयावह रूप कई राज्यों में आ गए, कई राज्यों में आ गए हैं जी, उसमें राजस्थान में नहीं आए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि मुख्यमंत्री की सूझबूझ ऐसी रही और सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उन्होंने साथ लेकर ऐसा काम किया। प्रशासनिक हमला हो चाहे वो स्वास्थ्य का हमला हो, सबने अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए इस कोरोना की जंग को लड़ा और उसी के कारण आज राजस्थान में सेकंड जो वार हो रहा है कोरोना का, उससे हम बहुत अच्छी हाँ, तरह से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल 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 इस बात की हमें खुशी है बिल्कुल। और मैं सभी जोधपुरवासियों को ये मेरी ओर से निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले समय में और सजग रहें। कोविड महामारी से बचने के लिए पहले जैसे उपाय किए उससे भी अधिक उपाय घरों में सुरक्षित रहते हुए करें। आप ये नहीं समझें कि कोरोना यहाँ से चला गया है, कोरोना गया नहीं है, लेकिन कोरोना का बचाव जिस तरह से आपने पूर्व में किया उस तरह से अभी करें। ज्यादा भीड़ में एकत्रित न हो, शादी ब्याह के समारोह हो चाहे बहुत मदद का कार्य हो, उसमें कम से कम लोग इकट्ठे होकर उन कार्यों को भली भांति निभाएं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको अच्छी तरह से अंजाम दें। ये मेरा एक विशेष अनुरोध जोधपुरवासियों से रहेगा। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ क्योंकि अभी गंग साहब सिर्फ जोधपुरवासी नहीं सुनेंगे, आपको पूरा देश सुनेगा, इसलिए ये निवेदन आपका सिर्फ जोधपुरवासियों के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए होना चाहिए। क्योंकि कोरोना की जब बात है
तो सभी लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा हम चाहते हैं, क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा ही सबको साथ में लेकर के चलने की रही है। तो व्यूअर्स, यह बात तो बिल्कुल सही है और राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत जी की पूरी टीम को इस बात के लिए बधाई दाद मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं भी कुछ दिनों से राजस्थान को देख रहा हूं। लोग बड़े विश्वास के साथ, उन्हें कोई डर नहीं है, जबकि खबरें आप देख रहे हैं महाराष्ट्र से, केरल से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से और राजस्थान के पड़ोसी ही क्षेत्र पंजाब से भी कुछ खबरें ऐसी आ रही है, लेकिन उसके बावजूद राजस्थान काफी हद तक अप्रभावित है। लेकिन यह बात भी सही है कि राजस्थान सरकार के स्लोगन सड़कों पर चेता रहे हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए सावधानी बनाए रखें, कोरोना से खुद को बचाए रखें। तो बात हमने सामाजिक की थी, लेकिन बात समापन पर कोरोना की इसलिए आ गई क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है और जब तक समूल नष्ट न हो जाए तब तक तनिक भी लापरवाही हमें करनी नहीं है। तो आज के हमारे खास मेहमान थे श्रीमान प्रदीप कंग साहब, और जिनसे हमने मुलाकात की, बात की, हमें बहुत अच्छा लगा। बड़े सार्थक और स्पष्ट विचार, जो कुछ कहा साफ साफ कहा और मुखौटे वाली बात नहीं रही, सरल भाषा में अपनी बात को इन्होंने कहा। इसके लिए हम उनके हृदय से आभारी हैं और यहाँ तक पहुँचाने में श्रीमान अनिल सिंघवी साहब के प्रति भी हम आभार ज्ञापित करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि जो बीच की कड़ी होती है उस कड़ी को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, कड़ियों से ही चेन बनती है। तो बीच की कड़ी हमारे लिए मुख्य स्तंभ है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो व्यूअर्स, सामाजिक विसंगतियों में आज हमने मामला उठाया, परिवार टूट क्यों रहे हैं, और सबको इस पर सोचना है, हर समाज को सोचना है, विचारना है, और सिर्फ सोचना विचारना नहीं है, कुछ करना भी है। अपने अपने सामाजिक संस्थाओं में एक कमेटी का गठन कीजिए और लोगों को कहिए कोई भी मुद्दा, कोई भी मसला रिश्तों के टूटने का अदालत तक नहीं जाए, पहले समाज की अदालत में आएगा और समाज इसे सुलझाने की अपनी जाज़म पर कोशिश करेगा। बहुत सारे रिश्ते जो टूट सकते थे वो नहीं टूटेंगे और समाज के लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी और ये कहना पड़ेगा कि समाज वरदान भी बनता है। तो व्यूवर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।